हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से जुटे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा की तैयारी करना है, वीडियोस ध्यान से देखना है, आपके पास जो है उसको ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ एक और खुशखबरी आपको दे दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी लेकर आया है नोट्स, सभी विषय के नोट्स। लिंक दी है आपके डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं, जिनका फायदा, जिनका लाभ आप उठा सकते हैं अपनी परीक्षाओं के लिए, अर्थात बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी। साथ ही साथ वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, चलो तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत के पहुंच चुके हैं पाठ 12 तक। काव्य खंड का सेकंड लास्ट चैप्टर, नाम है हार जीत। ठीक है, लिखा है अशोक वाजपेयी जी ने। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब और कहां हुआ, उनके जीवन से संबंधित कुछ आवश्यक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हार जीत कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। समादृत कवि, आलोचक, संपादक, संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 को तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के दुर्ग में एक संपन्न सुशिक्षित परिवार में हुआ। पिता सागर विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार थे और नाना डिप्टी कलेक्टर थे। उनकी आरंभिक शिक्षा लालगंज सरकारी विद्यालय में हुई, फिर इंटर और बीए की परीक्षा सागर विश्वविद्यालय से पास की। एमए की पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से की और फिर दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली में अध्यापन करने लगे। देखिए तो आप उनका परिचय क्या क्या है। आलोचक हैं, कवि हैं, संपादक है, संस्कृत कर्मी हैं अशोक वाजपेयी जी, जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ। अब हम बेटा चल रहे हैं कविता के सार की तरफ। नाम है हार जीत। एक हमने बहुत पहले जब हम पढ़ते थे ना, तो एक हार की जीत कविता पढ़ी थी। अब देखते हैं कि हार जीत कविता में अशोक वाजपेयी जी क्या करने वाले हैं, अर्थात इस कविता में उन्होंने क्या समझाया है, क्या उद्देश्य है। अशोक वाजपेयी जी रचित हार जीत एक गद्य कविता है। यह कविता लिखने की एक आधुनिक विधा है। अब गद्य कविता कैसी होती है भाई? गद्य और कविता दोनों अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन ये कविता गद्य कविता है। तो ये जो विधा है वो आधुनिक विधा है। कवि युद्ध के विषय में हार जीत पर प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर इस युद्ध में हार जीत किसकी होती है। हार जीत पर प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर हार जीत किसकी होती है, क्यों हार जीत के चलते ये सब करते रहते हैं। कवि कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर को सजाया जा रहा है। जो शासक है, जो सत्ताधारी है, वो हमेशा उत्सव में लीन है, मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहे हैं उनको और उत्सव मनाए जा रहे हैं। सारे शहर को सजाया जा रहा है। शासकों ने जनता को बता रखा है कि उनकी सेना विजय करके लौटी है। अब जो शासक हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, जो धनी है, जो पूंजीपति है, जो सामंती वर्ग है, उसने आम जनता को क्या बताया कि उनकी सेना विजय करके लौटी है, इसलिए धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। कवि ये भी बताता है कि नागरिकों से ज्यादातर लोगों में किसी को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना गई थी। अब यहां कहा तो जा रहा है कि हम विजयी हो गए, हम जीत गए, हम विजयी हो गए, हमने सेना, हमारी सेना विजय हुई, लेकिन अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं कि भाई युद्ध कहां हुआ, किस पर विजय प्राप्त हुई। लेकिन नहीं, हम विजयी हैं इसलिए उत्सव मना रहे हैं। कवि कहते हैं कि जनता को बताया गया कि उनकी सेना विजय होकर लौट रही, किस पर विजय पाई है, कहां युद्ध हुआ, ये युद्ध क्यों हुआ, कितनी सेना गई थी, कितनी लौट रही है, सब कुछ किसी को नहीं पता, पर वे उत्सव मना रहे हैं। हम विजयी हो गए हैं, हमारी सेना विजय प्राप्त करके आई है, तो हम नगाड़े बजा रहे हैं, हम धूम मचा रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि युद्ध कहां हुआ, युद्ध कब हुआ, युद्ध किसके बीच हुआ, कितनी सेना गई, कितनी वापस आई, लेकिन नहीं, हम तो उत्सव मना रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये विजय किसकी है, सेना है किसकी है, कौन है शासक, जनता की कोई कुछ नहीं पूछता। वहां एक बूढ़ा मशक वाला है, सड़क पर छिड़काव लगा रहा है।
शासकों पर धूल ना पड़े, वह कहता है एक बार फिर हार हो गई और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। अब एक था बूढ़ा सा व्यक्ति जो छिड़काव कर रहा था सड़क पर। शासकों पर धूल ना पड़े, वह कहता है कि एक बार फिर हार हो गई और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। जो बूढ़ा सा था, बूढ़ी आंखें, कहते ना अनुभवी आंखें सब देखती हैं, और वो ये भी कह रहा है कि ये गाजे बाजे के साथ जो लौट रहे हो ना, ये जीते नहीं हो, हार गए हो। पर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये वह ध्वनि है, युद्ध में हार जीत नहीं होती पर विनाश अवश्य होता है। जनता को काम में लगा दिया जाता है ताकि वह कुछ सोच ही ना सके। अधिकतर ये जो कार्य किए जाते हैं बड़े बड़े कुछ ओहदेदारों द्वारा, उसमें आम जनता को कुछ ऐसे कार्य सौंप दिए जाते हैं कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही ना दे। क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, लाभ है या हानि है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाने पाए तो उनको इतना व्यस्त कर दिया जाता है कि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। समझ में आया हार जीत? वहां पर जिस बात के लिए उत्सव मनाया जा रहा है, आखिर उस सत्ताधारी के अलावा किसी को नहीं पता कि जीते किसके लिए हैं, क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, कुछ नहीं पता। उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? तो शासक वर्ग के साथ सारा शहर उत्सव मना रहा है, या यूं कहा जा सकता है कि उत्सव मनवाया जा रहा है। उत्सव मना रहा है कोई या उत्सव मनवाया जा रहा है, इसमें दोनों में बहुत भारी अंतर है। उत्सव मनाना मतलब खुशी से झूम जाना, हमें पता है कि हम खुश हैं और क्यों है, ये कारण भी हमारे साथ है। लेकिन उत्सव मनवाया जा रहा है मतलब सत्ताधारी ने कह दिया कि लो ये नगाड़े और बजाओ क्योंकि हम कह रहे हैं, हम शासक हैं। तो ये जो उत्सव मनवाया जा रहा है, उत्सव का आधार है सेना की विजय, पर यह संदिग्ध है कि विजय किसकी हुई है। संदिग्ध है मतलब डाउट में है, सोच में पड़े हुए हैं सब कि किसकी विजय हुई है, कौन जीता है, किससे जीता है, कितनी सेना गई थी, कितनी सेना वापस आई है। लेकिन नहीं, उत्सव मनाया जाए, झूमो नाचो गाओ, पैसे फेंके जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता, आम नागरिकों को नहीं पता। अगला है नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी व्यस्तता जायज है? अब आम लोगों को कर दिया है व्यस्त, बहुत सारे कामों में लगवा दिया है, किसी को ये जिम्मेदारी सौंप दी, किसी को वो जिम्मेदारी सौंप दी, तुम ये करो तुम वो करो, और वो व्यस्त हो गए हैं। तो क्यों? क्योंकि सत्ताधारी पूंजीपति जो नायक अपने आप में हैं, जो अपने आप को अधिनायक कहते हैं, उन्होंने आम जनता को कुछ कुछ काम सौंप दिए कि तुम ये लेकर आओ, तुम वो लेकर आओ, तुम्हें ये जिम्मेदारी, तो वो व्यस्त कर दिया है। क्या ये उनकी व्यस्तता जायज है? नहीं, उनको जानबूझकर व्यस्त किया गया है ताकि उनके मस्तिष्क में कोई प्रश्न ना खड़ा हो जाए कि ये राजा साहब या सर या महोदय ये उत्सव क्यों मना रहे हैं, ये प्रश्न ही ना आए। क्योंकि क्यों जहां प्रश्न आया, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया, वहां फिर उत्तर भी होना चाहिए, लेकिन इन सत्ताधारियों के पास तो उत्तर ही नहीं है। तो जो प्रश्न पूछ सकते हैं उनके लिए काम सौंप दो। नगर में विजय पर्व मनाया जा रहा है, सारे नागरिक उसमें व्यस्त हैं। व्यस्तता जायज नहीं है क्योंकि उन्हें विजय का विवरण ही प्राप्त नहीं है। यह विजय किसकी मानी जाएगी, राजा, सेना या प्रजा? या मात्र आदेश का पालन हो रहा है कि उत्सव मनाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ क्योंकि हम जीते हैं। बस इस तरह की व्यस्तता है, यह व्यस्तता जायज नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है? यह विजय किनकी है? आप क्या सोचते हैं, बताइए बताइए, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? कवि ने यह प्रश्न क्यों किया? तो यह प्रश्न युद्ध के संदर्भ में हमेशा खड़ा रहा है, और कि लड़ाता कौन है भाई और लड़ता कौन है। लड़ती आम जनता है, लड़ा रहे हैं कुछ सत्ताधारी लोग, और खतरा सिर्फ और सिर्फ आम जनता अर्थात सेना को होता है। सेना के सिपाही मारे जाते हैं, कई माओं की गोदों से उनके बेटे छिन जाते हैं, कई जो पत्नियां हैं उनका सुहाग उजड़ जाता है, और जो युद्ध करवाते हैं वो आराम से, बहुत आराम से, निश्चिंत होकर, पांव पसार कर, चादर तान कर सो रहे हैं। समझ में आया? तो अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कवि कि ये लड़ाता कौन है, लड़ता कौन है, विजयी कौन होता है, लड़ाता है कौन? लड़ाता है, देखो
लड़ाता है नंगा स्वार्थ और लड़ती है सेना और विजय होते हैं सत्ता। यहां नंगा स्वार्थ क्यों कहा है? मतलब जो स्वार्थ में ही जिनका मस्तिष्क और मन पूरी तरह से भर चुका है, उनके स्वार्थ के अलावा उनके मन और मस्तिष्क में कुछ नहीं है, स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वही दूसरों को लड़वा देते हैं। और लड़ती कौन है? लड़ती है सेना, जो आम जनता है वो लड़ती है। और विजयी कौन होते हैं? सत्ता पर नागरिक को बताया जाता है कि हमारे देश की विजय हुई। हर युद्ध के पीछे घोर स्वार्थ, अधिकारों की लिप्सा। लिप्सा का अर्थ होता है लालच। पर यह सारा खेल राष्ट्र के सम्मान के नाम पर होता है और जनता यह नहीं जान पाती, अतः यह प्रश्न अनुचारित है। कौन जीता है? जीतती सेना है, फल भोगता शासक है, जनता तो खुश हो लेती है और यह विजय को अपनी ही जीत मान बैठती है। यह विजय भले ही सेना की है, पर वास्तविक विजय तो सत्ता पक्ष की है, जो दोनों को लड़वा देते हैं। यदि किसी से गिला है, शिकवा है, किसी के प्रति किसी के मन में शत्रुता की भावना है, तो वो अपनी जो सेना है उसको उकसा देते हैं और बेचारे जरूरत के चलते सत्ताधारियों की बात मान जाते हैं। और लड़ते वो गरीब हैं, लड़ती वो सेना है, लड़ता वो आम आदमी है जिसे पता ही नहीं है कि मैं लड़ क्यों रहा हूं, बस इसने कहा है इसलिए लड़ो, मरो, कटो। नुकसान किसका होता है? मरता कौन है? आम आदमी, सामान्य आदमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सुनो ध्यान से कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। किसी के भी बहकावे में कभी मत आना, अपने अस्तित्व का निर्माण खुद करना, अपनी रचना स्वयं करना, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए। खिलाड़ी बनना है, खिलौना नहीं। खिलौना बनोगे तो खेलेगा कोई और जैसे ही उसका मन भर जाएगा फेंक दिए जाओगे, लेकिन खिलाड़ी बनोगे तो मैदान भी तुम्हारा होगा, जीत भी तुम्हारी होगी, हार भी तुम्हारी होगी। लेकिन वो हार होगी वो आत्मसम्मान की हार, मतलब आत्मसम्मान से आप हारोगे। भले ही मैदान का हारा हुआ हारा नहीं कहलाता, लेकिन आपने जो मन से किया है कार्य, पूरी लगन से किया है, तो उसमें जीत ही होती है, मतलब हार ही जीत है। यदि हमने मन से किया, अपनी खुशी के लिए किया और हम हार भी गए, तो वो भी हमारी जीत ही कहलाती है। ठीक है, तो यही बात कवि ने बताई है। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है, बताना पड़ेगा आपको बिल्कुल कि खेत रहने वालों की सूची। युद्ध में मरना आवश्यक है, मतलब आवश्यक ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि युद्ध में मरना अनिवार्य है, क्योंकि युद्ध जब जब हुए हैं क्षति हुई है, बेगुनाह मारे जाते हैं, कई जाने जाती हैं, कई मरते हैं, कई माओं की गोदें सूनी हो जाती हैं, कई पत्नियों के सुहाग उजड़ जाते हैं, कई बहनों के भाई चले जाते हैं, और युद्ध में कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। युद्ध में मरना तय है। यदि उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाए तो सारा देश जान जाएगा कि इतने नागरिक, इतने सैनिक हताहत हो गए। यह स्थिति जन आक्रोश भी उभार सकती है, क्रोध की ज्वाला धधका सकती है, और सत्ता की मानसिकता भी इसके पीछे छिपी है। वह सेना को मरवाकर विजय पाता है, और सेना को इतना भी सम्मान नहीं कि उन्हें स्मरण भी किया जा सके। जब सूची ही नहीं तो फिर किसको स्मरण किया जा सकेगा? उनके प्रति श्रद्धांजलि कैसे अर्पित की जाती है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो एक बूढ़ा मशक वाला सड़कों पर छिड़काव इस कारण कर रहा है कि सत्ताधारी के शरीर पर धूल के कण न चिपक जाएं। यानी जब राजा अपनी सेना के साथ विजय की खुशियां मनाने सड़कों पर आए तो उन पर धूल न उड़े। ठीक है, अगला है बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? सब कह रहे हैं जीत हो गई, जीत हो गई, जबकि बूढ़ा मशक वाले ने क्या कहा था? हार हो गई। क्योंकि कौन जीता? युद्ध से किसका भला हुआ है भला? तो बूढ़ा मशक वाला सड़कों को सींचते समय कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उसका यह कथन सार्थक है जब यही पता नहीं कि जीत किसकी हुई, सेना की, शासक की अथवा नागरिकों की। साथ ही यह भी नहीं पता कि कितनी सेना लौट रही है।
कितनी मारी जा चुकी है, यहाँ यह ध्वनित है। प्रजा को भरमाया जा रहा है, उसको मतलब पूरी तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। बुद्धिजीवी भी भ्रमित हैं, पर एक आम आदमी सही सोचता है, क्योंकि वह सारी स्थितियां भोगता है, उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। जो मशक वाला है वो आम आदमी की तरफ इशारा करता है। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए, अगर यह जिम्मेदारी उसे मिलती तो क्या होता। कौन सी जिम्मेदारी से मुक्त है? तो उस पर मात्र सड़क सींचने की जिम्मेदारी और सत्य बोलने की जिम्मेदारी से वह मुक्त है। वह फिर भी सच ही बोल रहा है, पर यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी अंतरात्मा की पुकार है। उसे ये सौंपा नहीं है कि तुम हमेशा सच बोलोगे, लेकिन वो सच बोल रहा है। लेकिन उसकी तरफ सुन कौन रहा है? क्योंकि नगाड़ों की आवाज इतनी तेज है, सत्ताधारियों की गूंज इतनी तेज है कि जो आम मतलब या यूं कहें कि जो सच्चाई है वो किसी को सुनाई नहीं दे रही है। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौटे हैं। जिन किन के लिए आया है? वे सेना के साथ कहां से आ रहा है? वे सेना के साथ क्यों थे? वे क्या जीत कर लौटे? यह जिन शब्द शासक सत्ताधारी पक्ष के लिए है। वे सेना के साथ रण क्षेत्र से लौट रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा कार्य करके लौट रहे हैं। सेना उनके साथ में उनके शत्रु पर विजय पाने हेतु सत्ताधारी रण में विजय होकर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हम विजयी हो गए। यह शासक वर्ग का अहम अधिनायक का भाव उजागर कर रहा है। तभी तो वे गाजे बाजे और सेना के साथ नगर में प्रवेश करते जा रहे हैं कि हम विजयी हुए। ठीक है, उनकी अहंकारिता को प्रदर्शित कर रहा है, उनके अहम भाव को प्रकट कर रहा है। गद्य कविता क्या है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? इस कविता को देखते परखते हुए बताइए कि यहां पर कविता तो हमने सुना था, गद्य भी हमने सुना था, लेकिन कविता, गद्य कविता, ये क्या है? छोटी गद्य कविताएं हिंदी में नई ही हैं। इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की धरती से सामग्री उठाकर बोलचाल, बातचीत और सामान्य मन इस चिंतन के रूप में सामने आने वाला तथ्य रहता है। अर्थात ये कविता ऐसा नहीं है कि लयात्मक हो, छंदबद्ध हो, ये सामान्य बोलचाल की तरह लिखी जाती हैं, या युक्तियां भी हो सकती हैं, योजनाएं भी हो सकती हैं और तर्क भी आ सकते हैं। ये कविता पेचीदगी भरी भी हो सकती है और चौरस भी। इसमें पेचीदगी मतलब उलझापन भी हो सकता है। जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क में कई तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे। तो ये गद्य कविता का रूप होता है, और ये मतलब कई तरह के इसमें चौरस भी हो सकती है, मतलब कई तरीके से इसमें एक भाग ये भी चल रहा है, दूसरा भाग वो भी चल रहा है, तीसरा भाग ये भी चल रहा है, कोई ये सोच रहा है, कोई वो सोच रहा है। इस तरह से ये गद्य कविता के अंतर्गत आती है। कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है? आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठ सकते हैं? तो यह एक ही प्रश्न है कि युद्ध में कौन हारता है और कौन जीतता है, सेना या जनता? तो जनता का तो प्रश्न ही नहीं। लड़ती सेना है और वही जीतती है, पर घोषणा किसकी होती है? देश जीत गया, राजा जीत गया, सत्ताधारी जीत गया। क्या देश जीतता है? नहीं, जीतती है मात्र सत्ता। स्वार्थी सत्ता जो अपने अहंकार की तुष्टि हेतु लाखों को मरवा देती है और घोषणा करती है कि हम राष्ट्र सम्मानार्थ ही लड़े थे, राष्ट्र के सम्मान के लिए, सम्मानार्थ मतलब सम्मान के लिए ही लड़े थे। राष्ट्र को बर्बादी मिलती है क्योंकि कई लोग मारे जाते हैं, अनाथ बच्चे और सूनी मांगे मिलती हैं, वैभव का फल भोगता है सत्ताधारी। तो यहां ना तो जनता जीतती है, ना सेना जीतती है, जीतती है सत्ता। तो मेरे प्यारे बच्चों, हार और जीत में सिर्फ यही अर्थ है कि माइंड का गेम है भाई, सोच विचार की बात है कि जब जब भी युद्ध हुए हैं, युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है। तभी तो कबीरदास जी कह गए थे भाई कि व्यवहार में सद व्यवहार जोड़ दीजिए, वाणी में मधुरता लाइए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कोई भी युद्ध या जो लड़ाइयाँ हैं उनसे किसी का भला नहीं हुआ है, तो छोटी से छोटी बात को बढ़ाकर युद्ध या लड़ाई झगड़े कतई ना हो। बिल्कुल हर एक में जब मधुरता होगी, बोली वाणी में शहद की तरह शब्द टपकेंगे, तो कभी कोई युद्ध स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि अपने व्यवहार में मधुरता लाएं और अपनी परीक्षाओं हेतु बहुत अच्छे से तैयारी करो। हम हैं आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।